नमस्कार जी, मेरा नाम मनवीर है। मैं गांव ईगरा का एक छोटा सा किसान हूं। मैं 2006 से ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश कर रहा हूं और 2010 के बाद में मैं पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक पे आया हुआ हूं। इस ऑर्गेनिक खेती करते करते मेरे को कुछ बातें समझ में आई। ऑर्गेनिक खेती वाले किसानों को 3 बातें परेशान करती हैं। एक तो कीड़े, दूसरा खरपतवार और तीसरा हम खुराक कैसे उगाएं। लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद मेरे को ये तीनों बातें समझ में आ गई है। प्रकृति, जिन चीज़ों का हमारे को भय है उनका निदान प्रकृति में ही है। किसी भी जीव को हम मारने की कोशिश करेंगे तो वो जिद करके अपना वंश बढ़ाने की कोशिश करेगा। पौधा भी एक जीव है जिसको हम खरपतवार के रूप में देखते हैं। यदि हम उसको मारने के लिए चलेंगे तो जैसे जैसे हम उसको मारते चलेंगे तो वो उससे जिद पकड़ के और अपना वंश बढ़ाता रहेगा, जैसे गुल्ली डंडा के साथ हुआ। तो हमने इन बातों को समझते हुए उन पौधों की ज़रूरत ज़मीन को है, इस बात के हिसाब से ही हमने उसका निदान किया और आज हमारे खेतों में किसी भी प्रकार का खरपतवार हमारे को तंग नहीं करता। हमने फसलों में विविधीकरण किया और उससे उत्पादन बढ़ा है। ये आपके सामने दिख रहा है। पहले धान है, धान के साथ गन्ना है, गन्ने के साथ फिर धान है, फिर आगे गन्ने के साथ ज्वार है और इस प्रकार से ये कई फसलें एक ही खेत में लेके वो खरपतवारों से निदान इस प्रकार से किया हुआ है। बात रही खुराक की, यदि ज़मीन में सभी प्रकार के तत्व होंगे तो हमारे पौधों को बाहर से कुछ भी खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस सभी प्रकार के तत्व तभी होंगे जब हमारी फसलों के अवशेष खेत के अंदर ही मिलते रहेंगे। उसने जो ज़मीन से लिया है अवशेष ने, वो तो ज़मीन को वापस देगा ही देगा। जो हवा से लिया है और जो प्रकाश से लिया है, जो आकाश से लिया है, वो भी ज़मीन को ही देगा और इस प्रकार से ज़मीन की पूर्ति वहीं पर रह जाएगी। अवशेष मिलने से जो सूक्ष्म जीव ज़मीन के अंदर कार्य करते हैं वो उनको हवा, पानी और रहने के लिए जगह, वो सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर उपलब्ध हो जाती हैं और उनको एक एनवायरनमेंट मिलने के बाद वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं और इस प्रकार से हमारी फसलों में सहायता करते रहते हैं। तीसरी बात थी कीड़ों की। कीड़ों का तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी इस क्षेत्र में भय निकाल ही चुके हैं। उनके हिसाब से 2 ही प्रकार के कीट हैं, कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी। जो शाक खा के गुजारा करते हैं वो शाकाहारी कीट हैं, जो मांस खा के गुजारा करते हैं वो मांसाहारी कीट हैं। न हम उनको मित्र कह सकते शाकाहारी मांसाहारियों को और न ही शाकाहारियों को हम दुश्मन कह सकते, क्योंकि शाकाहारी कीट भी पौधे की ज़रूरत के अनुसार आते हैं। जब किसी प्रकार का स्पेशल रसायन बढ़ जाता है तो सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, चुरड़ा वगैरह आते हैं और पत्तों के आपस में एक दूसरे के ऊपर छांव हो जाती है और धूप प्रॉपर नहीं मिल पाती, तब पत्ते खाने वाले कीट आते हैं। और फूल के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लिस्टर बीटल, भूरी पुष्पक बीटल वगैरह कीट आते हैं जो नर भाग को खाते हुए मादा तक नर पुंकेसर पहुंचा के टिंडे से, फूल से टिंडा बनने में सहायता करते हैं, उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसके बाद में फलाहारी कीट तभी आते हैं जब पौधा अपनी आवश्यकता से अनुसार आवश्यकता से ज़्यादा फल उठा लेता है और उसको पालने कठिन हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ कीट आके उन फलों को खा लेते हैं और उसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार ही वो अपने फलों को पका लेता है। इस प्रकार से कीटों का, जो शाकाहारी कीट हैं, उनका आगमन होता है और वो उसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने हमारा ये भय निकाल दिया था। फिर भी यदि कोई कीट बढ़ जाता है तो 161 प्रकार के मांसाहारी कीटों का अध्ययन हमने किया है, जो समय समय पे आके उन कीटों का खा के उनकी संख्या को घटाते रहते हैं। कुछ कीट उनके अंदर अपने बच्चे पड़वाते हैं, जिसको हम परपेटीय कीट कहते हैं। जैसे सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए ईरो और इन्नो नाम के 2 ऐसे कीट हैं जो 95% सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने में अकेले भूमिका निभाते हैं। वो छोटे कीट रसायन छिड़कने के कारण ही बढ़ते हैं, क्योंकि सफ़ेद मक्खी के अंदर जो बच्चे पड़वा रहा है वो उससे भी छोटा हो गया। सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए जिस जहर का हम प्रयोग करेंगे तो वो उसके अंदर पड़ने वाला जीव उससे पहले मर जाता है, या उसके अंदर बच्चे पड़वाने के लिए आया हुआ कीट उस क्षेत्र से बाहर चला जाता है। और सफ़ेद मक्खी भी एक जीव है जिसको अपने अगला वंश बढ़ाने की लालसा है, तो वो उस लालसा में ज़्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है, अपने जीवन काल को छोटा कर लेती है और उसके दुश्मन कीट वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब किसान को नुकसान होता है। तो इस प्रकार से वो मांसाहारी कीट उनको कंट्रोल करते हुए चलते हैं। तो हमने इसमें एक मॉडल इस प्रकार से तैयार कर दिया
जो किसान को रासायनिक खेती से कम उपज नहीं होने देगा और दुनिया को जहर नहीं देगा, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी का सपना था कि जहर रहित थाली, उसको पूरा करने में हमारे इस मॉडल ने काफ़ी सहायता की है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे दूसरे साथी हैं दिनेश कुमार जी, ये भी अपने कुछ विचार रखेंगे। ये भी इसी प्रकार से मेरे साथ ही लगे हुए हैं। कर्मवीर जी भी काफ़ी समय से संग्रहशील हैं और उनके भी अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नमस्कार जी, मैं दिनेश कुमार सनोप श्री मनवीर सिंह, गांव इगरा, जिला जींद, हरियाणा। मैं खेती करता हूं और खेती में अब जैविक खेती की तरफ मोड़ दिया है, परंपरागत खेती को। पहले हम 12-13 साल पहले डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के संपर्क में आए। उन्होंने ये समझाया कि मतलब जो रासायनिक पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह खेती में डाल रहे हो, इनके आपके शरीर पे और फसलों की गुणवत्ता पे और मिट्टी पे बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। इनको छोड़ दो, जहर मुक्त थाली की तरफ कदम बढ़ाओ। तो हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। वो समय समय पे बताते रहे। सबसे ज़्यादा समस्या आती है खेती के अंदर बगैर ज्ञान के कीड़ों की। जिसको कीड़ों का ज्ञान नहीं होता, वो कोई भी कीट को देखते हैं, देखते ही चिंतित हो जाते हैं कि हमारी फसलों को होने नहीं देगा, और वो किसी भी दवाइयों की दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे फसल में ये कीड़ा आया हुआ है, ये बीमारी आई हुई है। क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता किसान को, किसान भोले भाले हैं। तो वो उठा के 2-3 बोतल पकड़ा देता है, बोलता है सुबह मार देना, शाम को मार देना। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, खेती को हमें समझना पड़ेगा। खेती एक इतना सरल विज्ञान है, अगर इसको हम समझ जाएंगे तो ये बहुत ही सरल है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो इससे जटिल कार्य कुछ भी नहीं है, और बगैर समझे ये और जटिल लगता रहेगा। क्योंकि अभी समय बदल रहा है, कीटों ने भी अपना रूप बदल लिया है। पहले कोई कीट आता था, अब दूसरा कीट उससे ज़्यादा संख्या में आने लगा है। तो इस तरह कीटों की जानकारी हुई हमें, फिर हमने फसलों पर जहर मारना छोड़ दिया। फिर आहिस्ता अपने तजुर्बे करते रहे। उसके बाद फिर पूर्णतः जैविक खेती करने लगे 8-9 साल से। और अब पिछले 3 साल से हम नौगामा ऑर्गेनिक ग्रुप बना के, उसमें 28 किसानों का समूह है। उस समूह में जैविक खेती कर रहे हैं। ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है आपको? ट्रेनिंग 1-2 बार तो जैसे सरकार ने भी 1-2 जगह ट्रेनिंग करवाई है, और बाकी हम अपने निजी सोर्स से अपना ज्ञान आदान प्रदान से, किसानों जब किसान इकट्ठे होते हैं तो मतलब अपनी बातें शेयर करते हैं, उससे ये नॉलेज बढ़ जाती है। और आहिस्ता अपने मतलब प्रैक्टिकल करके देखे हमने अपने खेत में, थोड़ी खेती सभी तरह ही करके। और अब हमने एक मॉडल विकसित किया है जिसमें 8-9 तरह की फसलें लगाई जा सकती हैं एक ही समय में। उससे होता क्या है, एक फसल है उसमें कोई कीट आएगा, दूसरी फसल है उसमें कोई कीट आएगा, तो वो कीटों का नियंत्रण होता रहता है। ये कीट और बीमारियां बड़े भी इसीलिए हैं, हमने 10 किलोमीटर तक एक ही फसल की, उसके आगे 10 किलोमीटर तक फिर एक ही फसल की, तो वहाँ जो कीट उसमें नुकसान कर रहा है उनकी तादाद बढ़ गई, जो वहाँ कंट्रोल कर रहा है उनकी तादाद नहीं बढ़ने पाई। इसीलिए हमने इस चक्कर को तोड़ते हुए एक ही खेत में 8-10 फसलें लेना शुरू किया है, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है और खेत के अंदर भी ज़बरदस्त बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि जब हम एक खेत में 10 फसलें बोते हैं तो 10 तरह के पत्ते पड़ते हैं खेत में, और उनके गलने से जो खाद बनती है 10 तरह के तत्व खेत को मिलते हैं। उससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ने लग गई है और अब हमारा उत्पादन भी बढ़ने लग गया है। साथ के साथ हम थोड़ा प्रोसेसिंग में भी आगे हैं। पहले जैसे गन्ना तैयार करते थे शुगर मिल को बेच देते, मगर अब हम पिछले 3 साल से गन्ना तैयार करते हैं। गन्ना तैयार करने के बाद उससे सिरका, गुड़, खांड, शक्कर और खुद्दा तैयार करवाते हैं, और जो हमारे घर से ही बिकने लग गया है। इसी तरह हम जो हमारा धान है उसका चावल निकलवाते हैं। चावल भी 2 तरह का निकलवाते हैं, एक तो सामान्य चावल है और
एक ब्राउन राइस बोलते हैं जिसको, वो चावल निकलवाते हैं। उसकी डिमांड अच्छी है, वो पौष्टिकता में भी इस सामान्य चावल के मुकाबले ज़्यादा है। और साथ के साथ जैसे हमारा गेहूं है, गेहूं की डिमांड हमसे पूरी भी नहीं हो पाती। जो 20 मन मांगता है उसको 18 मन 15 मन ही दे पाते हैं। तो इस तरह से हम डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी का सपना को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, जहर मुक्त थाली तैयार कर रहे हैं। आसपास के किसानों को इस बात के बारे में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाते हैं आप लोग? हाँ, समय समय पे हम मनवीर जी के साथ में मिलके यहाँ शिविर वगैरह का आयोजन करवाते रहते हैं। जैसे हमने 2-3 बार भारत भूषण त्यागी जी का अपने गांव में प्रोग्राम करवाया है। 3 दिन का शिविर चलाया है, उनमें 3 दिन उन्होंने पूरा समय दिया है और उसमें काफ़ी कुछ किसानों ने सीखा है। और हम सप्ताह में, महीने में या 6 महीने में एक बार आसपास के सभी किसान इकट्ठे होते हैं। जैसे अब किसी दिन इस करमवीर के खेत में इकट्ठे हो गए, किसी दिन मनवीर जी के, किसी दिन मेरे खेत में, और 2 दिन 4 दिन में तो 5-10 किसान इकट्ठे हर गांव मतलब अपने अपने गांव के एक दूसरे के खेत में इकट्ठे होते रहते हैं। उससे हमारी नॉलेज बढ़ जाती है। जैसे मेरे को कोई चीज़ का पता नहीं है, वो दूसरे किसान को पता है, तो वो ज्ञान शेयर होने के कारण हमारा काफ़ी कुछ मदद मिलती है। गांव मेरा नाम करमवीर जी, पिताजी सनोप श्री लक्ष्मण, गांव सिरसा खेड़ी, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा से जी। मैं पिछले 15 सालों से हमारे खेती में लगा हुआ हूँ। पहले रासायनिक खेती करता था और फिर दलाल खेती पे आई। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की टीम के साथ मिले, उन्हें समझाया और सिखाया। उसके बाद में 4 वर्ष से मैं जैविक खेती में, और जैविक खेती का सबसे ज़्यादा फायदा है जी। इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, खरपतवार वगैरह वाले इसमें माने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उत्पादन ठीक आ जाए जिसमें। जैसे मैंने खाद यूरिया वगैरह ये हैं, इन वाले हो गया, देसी खाद डालना, जीवामृत वगैरह माले करके, और माने ठीक पैदावार हो जाए। आज कौन सा स्प्रे किया आपने अपने खेत में? आज वेस्ट डिकम्पोजर का और थोड़ा सरका था, सरका का मिला के एक में स्प्रे किया। उससे क्या होता है? उसी में थोड़ी फंगस की शिकायत है एक में पाते ऊपर, तो इसे साफ हो जाएगी सर। फसल पकने में टाइम वही लगता है जो पहले? हाँ, जो भी है वो तो उचित समय है फसल का। इस बात को बताओ आप। फसल तो अपने उचित समय पे ही माले पकेगी। जो भी माले है उसका बोने का वही समय है और काटने का वही समय है। बस बेमौसमी नहीं बोनी होता। जिस टाइम पर जो फसल का बोने का उचित समय है उसी समय पे फसल बोनी है। उससे अपनी पैदावार में और कीटों में, बीमारियों में माने बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो आप जब ये फसल मतलब पक के तैयार हो जाती है तो जो हमारी सेम मंडियाँ होती हैं उनमें बेचते हैं? ना जी, अपने लगभग अपने घर से ही उठ जाए जी। हाँ, इस बात को आप बताना कि जो फसल मेरी तैयार होती है बोलो। जो फसल पक के तैयार हो जाती है लगभग वो अपने घर से ही माल सप्लाई हो जाती है, बिक जाए अगर आए। ये लोग मंडी में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसको। कौन ले जाता है घर से? घर से लोकल ग्राहक हैं, जींद से हैं और भी हैं, दाएँ बाएँ उन लोगों के कांटेक्ट हैं, अपने आप आए हैं और अपना ले जाएं फसल को। दाम तो मान ले हमारा जो नौगामा ऑर्गेनिक ग्रुप है वो पूरा मान ले निश्चय का है। जितना ही मान ले उसमें सारा समूह मान ले इकट्ठा हो गए और मान ले जो भी मूल्य रखना है फसल का वो अपना निर्धारित करेंगे। भूरी पुष्पक बीटल है, यानी फूल में काम करने वाला एक कीड़ा है जो नर भाग को खाते हुए मादा तक नरपुंग के सर पहुँचा के फूल से टिंडा बनने की क्रिया में सहायता करता है और इससे उत्पादन बढ़ता है, नुकसान नहीं होता किसी भी प्रकार का। लेकिन किसानों को कीटों की जानकारी न होने के कारण इसको दुश्मन मान के फूल खाते हुए देखते हैं और इसको मारने के लिए चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से किसान खुद ही नुकसान कर लेते हैं, कीड़ा नुकसान नहीं बल्कि सहायता करता है। ये इसके साथ साथ दूसरा काम भी करता है किसानों के लिए।
इसके बच्चे ज़मीन में ये अंडे रखता है और इसके बच्चे मांसाहारी होते हैं। तो वो लाल बाणिये जैसे कीटों को जो रियल में किसान का नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बच्चों को खा के कम संख्या में कम करते हैं और किसान की सहायता करते हैं। ये धान की फसल है, इसमें पत्ता लपेट आई हुई है और इसकी सुंडी तो माले नहीं मिल रही, जा चुकी है। बाकी इसको मैंने रंग कर दिया इसमें, ये आपका थोड़ा सा मामूली है पत्ता खाया है और बाकी अपनी चली गई है। तो ये फिलहाल माल इसमें कोई भी परेशानी नहीं है गोबर वाली सुंडी की, पत्ता लपेट सुंडी की, और ना ही फिलहाल गोबर वाली सुंडी है इसका हमें। ये स्लेटी भूंड है जी। किसान लोग इसको सफ़ेद मक्खी समझते रहे और इसको मारने के लिए चल पड़े, और इसको मारने के चक्कर में जो रियल में सफ़ेद मक्खी थी उसकी संख्या को बढ़ा दिया। यदि शुरू में किसानों को ये पता चल जाता है ये कि इतना छोटा कीट सफ़ेद मक्खी है, तो किसान उसको मारने के लिए नहीं चलते और उसकी संख्या नहीं बढ़ती। ये पत्तों की किनारियाँ खा के अपना गुजारा करता है, और बीटी आने के बाद बीटी में पता नहीं किस प्रकार का दोगला जहर है जो चबाने वाले को ख़त्म कर रहा है, तो इसकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। आजकल ये बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरह के बीवल तो आ रहे हैं, ये ग्रे बीवल इसका अंग्रेजी का नाम है और हिंदी में इसको स्लेटी भूंड बोलते हैं।